अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में बनाएंगे और इस चैप्टर नंबर 13 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू जो है आज का कि 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू कि 1 कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है। तो कूलम किसके यूनिट होता है? चार्ज का। सेकंड किसका होता है? टाइम का। जब भी आप चार्ज को टाइम पर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आता है? करंट। करंट किसका यूनिट होता है? अम्पेयर का। तो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है वो क्या है? दिस इज द अम्पेयर। 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू अम्पेयर। ठीक है। Question number 2. In metallic conductors, the current is due to flow of dash charges. Metallic conductor में करंट किन चार्ज कैरियर की वजह से होता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर, प्रोटॉन या नन। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज कैरियर या प्रोटॉन या ऑलमोस्ट सेम रिजेंबल रखते हैं। तो याद रख लीजिएगा, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में चूँकि कंडक्टर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका ट्रू आंसर बी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम। कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है फ्रॉम अ पॉइंट हाई पोटेंशियल टू पॉइंट लो पोटेंशियल। नंबर 2, पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। नंबर 3, पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि एक ही पोटेंशियल से उसी पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करता, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स में, यानी कि यहाँ प्लस है और यहाँ नेगेटिव है। इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अब हमने पढ़ा था कि करंट जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल करंट और एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है और कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है। क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल करंट का पूछा गया है तो देखिएगा, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होने वाला करंट। तो देखिएगा, अगर एक तरफ पॉजिटिव और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो आपका जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव से रिपल्शन खाएगा, ठीक है, और इस नेगेटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और इस तरह हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन होगी कन्वेंशनल करंट की वो होगी पॉइंट टू ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल, यानी कि हाई से लो की तरफ जो फ्लो करेगा वो आपके पास कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, और अगर लो से हाई की तरफ जाता है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन थर्मोकपल द हीट एनर्जीज, थर्मोकपल में हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? नंबर 1 मैकेनिकल एनर्जी, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नंबर 3 मैग्नेटिक एनर्जी एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो याद रख लीजिएगा, थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। इसका ट्रू ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा होगा कि कार्स में अक्सर लोग अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, वो डिवाइस क्या करती है? एक्चुअली में वो हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो हीट जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है किसकी मदद से? थर्मोकपल की मदद से। जी क्वेश्चन नंबर 5, द हीटिंग फैक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड। हीटिंग फैक्ट जो है करंट का यूटिलाइज किया जाता है किसमें? आयरन में, ट्यूबलाइट में, फैन में, मोटर में। तो इसका ट्रू आंसर है आयरन। जब करंट फ्लो करेगा इसी आयरन कंडक्टिंग वायर में से तो इसकी वजह से क्या होगा? हीटिंग फैक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, थ्रो एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट इज पास ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ। इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये पास करता है ड्रिफ्ट किसकी वजह से?
किन चार्ज कैरियर की वजह से ये जो है ड्रिफ्ट करता है। तो याद रखिएगा, जब भी बात इलेक्ट्रोलाइट की आती है तो इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के नतीजे में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो लिहाजा ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये फार्मूला आप जानते हैं, आपने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था। तो इसे कहते हैं जाउल्स लॉ। जाउल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जाउल्स लॉ आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो याद रखिएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उससे की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी के बराबर होती है। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जी तो नेक्स्ट एमसीक्यूज भी बिल्कुल सेम ही है। द हीट प्रोड्यूस बाय द पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ रजिस्टर, जब किसी रजिस्टर में से करंट गुजरता है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके बराबर होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, विच इज आल्सो नाउन एज जाउल्स लॉ, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, करंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, करंट को मेजर किया जाता है किसके इस्तेमाल से, नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट, नंबर 3 केमिकल इफेक्ट, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो ये बुक की लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, याद रखिएगा। करंट आप मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, मैग्नेटिक इफेक्ट की मदद से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, इन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस में करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ, लिक्विड और गैसेस में करंट जो होता है किस वजह से फ्लो करता है, तो याद रख लीजिएगा लिक्विड और गैसेस में बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो है आपका करंट जो है फ्लो करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द लिक्विड, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है लिक्विड में से गुजरती है, देन प्रोसेस इज कॉल्ड, तो प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलेट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकंडक्टर या नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं जब भी लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनते हैं। तो ये जो टोटल प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। जी तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है करंट का ये यूटिलाइज होता है किस में, नंबर 1 आयरन में, नंबर 2 थर्मोकपल, एंड नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ करंट। तो भी हमने ऊपर भी यही एमसीक्यूज पढ़ा था, तो इसका ट्रू आंसर है मेजरमेंट ऑफ करंट, यानी कि करंट को मेजर करने के लिए आप मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वी आई ग्राफ ऑफ ओहम्स लॉ, कि जो वोल्टेज और करंट ग्राफ होता है ओहम्स लॉ का वो क्या होता है, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओहम्स लॉ में क्या होता है कि आपके पास जो करंट और वोल्टेज हैं, करंट और वोल्टेज, जो करंट है ये प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और जब आप कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी से ख़त्म करने के लिए तो होता है वी ओवर आर। तो इसका यूनिट क्या हुआ, 1 ओवर आर, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आर कांस्टेंट है तो आई और वी में रिलेशन क्या बनता है, डायरेक्ट रिलेशन बनता है, और वी की पावर कितनी है 1, आई की पावर कितनी है 1। तो दिस इज़ द लीनियर रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। और अगर मैं ग्राफ प्लाट करता हूँ आई और वी के दरमियान ओहम्स लॉ के लिए, तो आप जानते हैं कि ओहम लॉ में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और इसके नतीजे में आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है। हमेशा ओहम्स लॉ को जो भी डिवाइसेस ओबे करेंगी उनका करंट और वोल्टेज कर्व क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप पढ़ते थे कि सेमीकंडक्टर डायोड है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं थी, उसके लिए कुछ इस तरह की कर्व थी। ठीक है,
इस तरह टंगस्टन फिलामेंट और बल्ब था, उसके लिए पहले ऐसे थी, फिर जाके आगे बेंड हो जाती थी। तो लिहाजा जो भी ओहमिक मटेरियल होगा, ओहमिक डिवाइसेस होंगी, उनके लिए करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू ऑप्शन क्या है इसकी, स्ट्रेट फॉर ओहम्स लॉ। इस चीज़ को जहन में रखिएगा, क्योंकि पैराबोला भी नहीं बनती, लिप्स भी नहीं बनती। आपको पता है पैराबोला इस तरह की शेप होती है, या इस तरह की शेप होती है, या इस तरह की। ठीक है, एलिप्स जो है ये बिल्कुल ऐसे आई शेप होती है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। और हाइपरबोला कुछ इस तरह की कर्व्स होती हैं। तो लिहाजा जो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ होगा ओहम्स लॉ का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ ओहम्स लॉ इज, ओहम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या होगी। नंबर 1, I इज इक्वल टू वी ओवर आर, आई इज इक्वल टू वी आर, आई इज इक्वल टू आर ओवर वी, आर इज इक्वल टू आई वी। तो अभी हमने पढ़ा था कि आई किसके बराबर होता है, आई बराबर होता है 1 ओवर आर मल्टीप्लाई बाय वी। और 1 ओवर आर आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 ओवर आर, ये आपके पास क्या होती है, कंडक्टेंस, जिसे आप जी से शो करते हैं। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी जो है ओहम्स लॉ में वो क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। बहुत से बच्चे इसका रेजिस्टेंस भी लगाते हैं। जो ट्रू ऑप्शन है इसकी 14 की वो है ऑप्शन नंबर बी, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, तो यहाँ हमने दो एमसीक्यूज देखे, एक तो ओहम्स लॉ का फार्मूला, और उसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो कंडक्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस इसका यूनिट नहीं होता। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द करंट फ्लोइंग इन। ओहम्स लॉ वैलिड होता है किन के लिए, जब करंट फ्लो करता है, कंडक्टर के लिए, ट्रांजिस्टर्स के लिए, डायोड्स के लिए, या इलेक्ट्रिक कैरियर्स के लिए। याद रखिएगा कि डायोड के लिए, पीएन जंक्शन डायोड के लिए आपके पास ओहम लॉ वैलिड नहीं था। तो ट्रांजिस्टर भी डायोड से बनता है, ये आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। तो है ट्रांजिस्टर भी जो है ओहम्स लॉ को वैलिड नहीं करता। इलेक्ट्रिकल एरियाज के कितने भी इलेक्ट्रिकल एरियाज हैं, तो हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन बनती है वो है कंडक्टर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ओहम्स लॉ सिर्फ वैलिड होता है करंट के लिए, किसमें, कंडक्टर्स में। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यूज नंबर 16, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा, ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली है। और आई इज इक्वल क्या बनता है, वी ओवर आर। ठीक है, वी ओवर आर। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो एक्चुअली में 1 ओवर आर है। ठीक है, आर नहीं है, बल्कि क्या है, 1 ओवर आर, जिसको आप क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई है रो आर सी वी, तो करेक्ट ऑप्शन इसकी है 1 ओवर आर। दिस इज द ट्रू ऑप्शन, जो कि यहाँ पे नहीं दी गई। स्टूडेंट्स ज़्यादातर फार्मूला जो याद रखते हैं वो रखते हैं v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और इस तरह वो v इज इक्वल टू आई आर में ये फार्मूले को देखते हुए ये समझते हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी जो है ओहम लॉ में वो रेजिस्टेंस है। जबकि अगर बात की जाए कि वोल्टेज और करंट में जो कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आती है, वो तो कंडक्टेंस है, लेकिन वी और आई में अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस भी आ रही है। ठीक है, तो इस केस में ठीक है। अगर तो स्पेसिफाई करके पूछे कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है वो आपके पास वैसे तो 1 ओवर आर है, अगर तो जनरल ओहम लॉ देखें। ठीक है, और अगर वैसे पूछ लिया जाए, एक जनरल बात पूछ ली जाए कि वी और आई में जो आपके पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या है, तो उसका ट्रू आंसर है 1 ओवर आर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 1 ओहम इज डिफाइंड एज। आप जानते हैं ओहम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। तो ओहम किसके बराबर होता है, तो वही ओहम लॉ v इज इक्वल टू आई आर। अगर आप r निकालना चाहते हैं तो r को v की जगह पे ले आए। ठीक है, या i को v पे डिवाइड कर दें, तो यह आ जाएगा r इज इक्वल टू वी ओवर आई। v क्या है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस,
रेजिस्टेंस का होता है ओम, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, और करंट का क्या होता है एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर जो है इसका ऑप्शन ओम का, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो सीरीज सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, जब भी सीरीज सर्किट होता है इस तरह, पहली रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, इस तरह तीसरी रेजिस्टेंस, तो जब भी सीरीज में से होगा यानी कि करंट को एक ही पाथ मिलेगा फ्लो करने के लिए, तो उस केस में आपके पास जो आर इक्वलेंस होती है ये बराबर होगी तमाम रेजिस्टेंस के सम के, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू सम होंगी, यानी कि जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो R1 से भी बड़ी होगी, R2 से भी बड़ी होगी और R3 से भी बड़ी होगी, क्योंकि ये तीनों का सम होके आती है। तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन जो आपके पास है, सीरीज सर्किट में नेट रेजिस्टेंस जो है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो दूसरी ऑप्शन लिखी हुई है ये फॉल्स ऑप्शन है, यहाँ पे ये पैरेलल केस के लिए होती है। सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगी, पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होगी। ठीक है, तो 18 का ट्रू ऑप्शन है ए। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू था जी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिएगा आगे हमने कहा था कि जी क्या आपके पास है 1/R। जी क्या थी? कंडक्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल थी। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है 1/रेजिस्टिविटी, इसे क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन क्या है? सी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जी, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है तो ज़रा देखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओहम मीटर या ओहम सेंटीमीटर। और जो आपके पास कंडक्टिविटी है वो इसका रेसिप्रोकल होती है। तो इसके हमने 3 यूनिट्स पढ़े थे कि ओहम मीटर इस पूरे पे इन्वर्स, यहाँ हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी का यूनिट क्या पढ़ा था हमने? मोह MHO, मोह मीटर इनवर्स। ठीक है, ओहम मीटर था ना, तो ओहम को इन्वर्स करके मोह मीटर इनवर्स। और इसका एक हमने और यूनिट पढ़ा था साइमन। तो ये कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 की जो ट्रू ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है जी। 21 MCQ देखते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जहाँ पे एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस आर है, ये देखिए ये मेरे पास वायर है, अगर मैं इस वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, मैंने इसको कट कर दिया, तो कहता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वायर की वो क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी R/2 और इसकी भी क्या हो जाएगी? R/2। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या थी वायर की? R। जब मैंने हाफ कर दी इक्वल पार्ट्स में तो रेजिस्टेंस क्या होगी? हाफ, क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो लेंथ जब हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी इस वायर की जिसको हमने हाफ किया है? तो याद रख लीजिएगा, रेजिस्टिविटी एक्चुअली में वायर की या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये डायमेंशन के चेंज होने से चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि मटेरियल तो जिस वायर का बना है वही का रहना है। कापर का है तो कापर ही रहेगी, चाहे उसको आप 3 हिस्सों में तकसीम कर दें या 4 में। तो इसका ट्रू आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होगी लेंथ के चेंज होने से, लेकिन जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होती। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ जितनी मर्जी कम ज़्यादा हो जाए इस पर डिपेंड नहीं करती जी। क्वेश्चन नंबर 22 है जी। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है किसका? असल बात ये है किसका, कंडक्टर का या सेमी कंडक्टर का। तो यहाँ पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर,
जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो याद रख लीजिएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके लिए? कंडक्टर के लिए, ठीक है। और कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये कंडक्टर का केस है। तो यहाँ पे चूँकि कंडक्टर पूछा गया था, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस। हीट सेंसिटिव रजिस्टर, क्वेश्चन नंबर 23। हीट सेंसिटिव रजिस्टर क्या कहलाती है? रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, थर्मिस्टर्स या इंडक्टर्स। तो आप जानते हैं कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस क्या होती है? थर्मिस्टर होती है। थर्मिस्टर का दूसरा नाम है हीट सेंसिटिव रजिस्टर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, थर्मिस्टर कैन बी यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर या हीट। क्योंकि थर्मिस्टर जो है ये हीट सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन आपके नज़दीक होगी वो टेम्परेचर या हीट होगी। लेकिन थर्मिस्टर जो है ये क्या मेजर करती है? किसको एक्यूरेट मेजर करने के लिए यूज़ होती है? तो याद रख लीजिएगा, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है जी। तो अभी तक हमने थर्मिस्टर के मुतालिक दो चीज़ें पढ़ी कि हीट सेंसिटिव रजिस्टर भी कहलाती है और एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा एमडी कैट और ई कैट में पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड क्या होती है। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि जब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल लोड के बराबर हो जाए तो उस केस में जो पावर होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। दिस इज़ द कंडीशन। लेकिन यहाँ पे उसने हमें फार्मूला पूछा है, तो पावर मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है? तो पहला है ई स्केयर ओवर 4R, दूसरा है 4R ई स्केयर, तीसरा है VIT और चौथा है अनलिमिटेड। तो आप जानते हैं जब आप आर को, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर करते थे तो पावर मैक्सिमम का आपके पास जो आंसर आता था वो होता था ई स्केयर ओवर 4R। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन जी। तो पावर मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट भी देखा और इसका फार्मूला भी देखा हमने यहाँ पे जी। नेक्स्ट एमसीक्यू था, इफ़ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर इज डबल। कहता है अगर लेंथ और डायमीटर कंडक्टर का डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रख लीजिएगा, हमारे पास फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है। तो कहता है कि अगर लेंथ और डायमीटर कंडक्टर का डबल कर दें जी। तो चूंकि कहा गया लेंथ और डायमीटर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ का तो कॉन्सेप्ट आपके पास है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ डबल होती है, लेंथ अगर डबल होती है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। लेकिन डायमीटर का बताएगा, यहाँ पर डायमीटर नहीं आपको नज़र आ रहा, लेकिन आप जानते हैं एरिया ऑफ वायर किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर किसके बराबर होता है? रेडियस। रेडियस बराबर होता है डायमीटर का हाफ, ठीक है। तो देखिए डायमीटर के इन्वर्सली है, ठीक है, और लेंथ के डायरेक्टली है। लेकिन यहाँ पे जब आप आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे डी स्क्वायर बाई 2 तो डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप कहते हैं कि डी बाई 2 जो है हाफ हो जाए, डायमीटर जो है सॉरी डबल हो जाए, अगर डायमीटर आपका डबल हो जाए 2D स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या है? 2L, ऊपर आ जाएगा 2L, नीचे आ जाएगा 4D। तो इस तरह ये आंसर क्या आपके पास आ जाएगा? 1/4। तो रजिस्टर जो है आपके पास ये क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। आपने जस्ट इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कहते हैं कि एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है? एल। दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। जब आप इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें, दिस इज लेंथ 1 एंड दिस इज लेंथ 2। इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो कहता है
इसकी लेंथ क्या हो जाएगी L/2, इक्वल लेंथ में डिवाइड कर दिया, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी L/2। कहता है कि इसके द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, इसके हिस्से में कितनी रेजिस्टेंस आएगी और इसके हिस्से में कितनी रेजिस्टेंस आएगी। अभी हमने इसी एमसीक्यू को ऊपर देखा था, लेकिन वहाँ हमने रेजिस्टेंस से लेंथ देखी थी कि अगर आप उसको हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, तो लेंथ हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, चूँकि इसकी पूछी गई है या वो कहता है इसकी बता दें, क्योंकि दोनों इक्वल कट की हुई हैं। तो चूँकि लेंथ हाफ हुई है तो आपकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या, कि चेंज इन रेजिस्टिविटी रो टी माइनस रो नोट, दिस इज द चेंज। अगर मैं इस चेंज को डिवाइड कर दूं इसके ओरिजिनल वैल्यू पे, तो ये मेरे पास कहलाती है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक है, अभी आंसर क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। अगर मैं इसके साथ इसको केल्विन पे भी डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास क्या आता है। तो चूंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी कहा गया है तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और फार्मूला भी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर तो यहाँ पे इस रेजिस्टिविटी की जगह रेजिस्टेंस लिखा होता तो यहाँ पे होना था आर टी माइनस आर नोट ओवर आर नोट, और यहाँ पे क्या आना है टी। तो आना था फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टिविटी कहा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। जी, तो आज के लेक्चर का हम लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में बाकी एमसीक्यूज को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये क्या बताता है, इन कार्बन रजिस्टर में देयर वैल्यू कैन बी फाइंड बाय देयर। तो इनकी वैल्यूज़ आप फाइंड करते हैं कार्बन रजिस्टर की। तो आप जानते हैं कि आपके पास कलरिंग स्कीम होती है। ठीक है, तो उस कलरिंग स्कीम से आप इसकी कार्बन रजिस्टर की वैल्यू को देखते हैं। तो इसका ट्रू आंसर होगा कलर बैंड, 29 का ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर इस 29 एमसीक्यू जो हमने डिस्कस की हैं, अगर इसमें किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।